हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। दोस्तों, इस वीडियो में लाए हैं क्या, देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में लेकर के आ चुके हैं। हर तरह के प्रश्न, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, अतिलघु उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में ला चुके हैं और इसीलिए इस वीडियो का नाम हम वन शॉट दिए हैं। और इस 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के आ चुका हूँ। तो वन शॉट का मतलब ये होता है वही चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी उसे ही मैं लेकर के आया हूँ, बाकी अन्य चीज़ों को नहीं लेकर के आया हूँ। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन जो क्वेश्चन कई सालों से पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड परीक्षा में वही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ और इसे तैयार करके आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आप सभी के इंपॉर्टेंट हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये फिगर दे रखा है इस तरीके से, ये ए और बी पॉइंट है इस फिगर में और इसी के बीच की तुल्यधारिता हमें बतानी है और इसमें 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो 3 माइक्रोफैरड के हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस फिगर को अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे ये इन तीनों कैपेसिटर को देखें तो ये तीनों कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगी हुई हैं। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्यधारिता का फार्मूला होता है 1/c बराबर में 1/c1 प्लस का 1/c2 प्लस का 1/c3, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले पे रख करके हम c का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1/c बराबर हो जाएगा, ये देखिए c1 है, ये c2 है, ये c3 है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मान क्या है, 3 है और c2 का मान भी 3 है और c3 का मान भी 3 है, तो 1 में 3 3 लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो 1/c बराबर हो जाएगा हमारे पास 3/3 कट जाएगा और c का वैल्यू यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। c का मान क्या निकल के आ गया, 1 माइक्रोफैरड निकल के आ गया, ठीक है। सारे कैपेसिटर माइक्रोफैरड में हैं तो ये भी माइक्रोफैरड में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस फिगर को देखेंगे तो इस श्रेणी क्रम को हमने जोड़ करके इसमें इसके सामने अगर लिखेंगे तो ये एक पैरेलल बन जाएगा, मतलब कि ये समांतर क्रम में हो जाएगा। इस फिगर को दोबारा से हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से है, 3 माइक्रोफैरड लगा हुआ है, ठीक है, और ये ए है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास 3 कैपेसिटर लगे हुए थे इनको भी मैंने जोड़ लिया, तो ये इधर आकर के समांतर क्रम में हो जाएंगे और ये तीनों को जोड़ने पर 1 माइक्रोफैरड मिला है, ठीक है। 1 माइक्रोफैरड की कैपेसिटर यहाँ पे लगी हुई है। तो अब ये समांतर क्रम में हो गया है, तो समांतर क्रम में जो तुल्यधारिता का फार्मूला होता है उसको लगाएंगे। तो समांतर क्रम में तुल्यधारिता का फार्मूला होता है c बराबर में c1 प्लस का c2, बस ऐसे ही सीरीज वाइज जुड़ जाता है। तो c बराबर में c1 प्लस में c2 हो गया है, तो c बराबर हम निकाल सकते हैं 3 प्लस का 1, ये 1 जोड़ देंगे इसमें, तो c बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 माइक्रो का फैरड। c बराबर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न है। तो यहाँ पे 2 स्थिति उत्पन्न हो रही है, पहला परावैद्युतांक K वाली और उसके बाद दूसरा परावैद्युतांक K2 वाली। तो पहली स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय पहली स्थिति में हम ये लिखेंगे, आपको पता होगा कि ये जो बल F है इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो हम कूलाम के नियम से ड्राइव करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। इस फार्मूले को आपने लोगों ने ज़रूर सुना होगा अगर कूलाम का नियम पढ़े हैं तो, ठीक है। चैप्टर 1 में ही इसे पढ़ा दिया गया है। तो F बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। ये पहली स्थिति में हमारे पास पहला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, पहली स्थिति है। अगर इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इस K को अगर इधर भेजेंगे तो F इंटू का K1 हो जाएगा, इसको K1 मान लेते हैं ताकि हमारी दूसरी स्थिति में K2 बन सके, ठीक है। पहली स्थिति में K1 मान लेते हैं, दूसरी स्थिति में K2 मान लेंगे, तो F इंटू का K1 इधर आ जाएगा। उसके बाद से हमारे पास बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट यहाँ ना मान करके हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्थिति की बात करते हैं, सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकेंड स्थिति में क्या होगा, सेकेंड स्थिति में भी सेम इसी तरीके से हमारे पास फार्मूला आएगा, F बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। अब इसमें हम K2 परावैद्युतांक ले लेते हैं, ठीक है। इस स्थिति में सेकंड वाले में K2 परावैद्युतांक, इस K2 को अगर इधर भेजेंगे तो F के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा K2
बराबर में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि समीकरण नंबर सेकंड बन जाएगा, समीकरण फर्स्ट ये है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप देखेंगे कि इनका RHS सेम है, तो RHS सेम है तो ये LHS भी सेम होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं F इंटू का K1 बराबर होगा F इंटू के K2 के, इसके बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ से F डैश निकालना चाहें, दूसरे F को हम F डैश मान लेंगे दूसरी स्थिति में। ठीक है, तो ये F डैश ही हमें बताना है कि ये बल कितना लगेगा उनके मध्य में, उनके बीच में। तो F डैश बराबर हम निकालना चाहें तो K1 अपॉन में ये K2 आ जाएगा। ठीक है, F डैश अगर निकालें तो K1 अपॉन में K2 आ जाएगा और इनटू में ये F जो है इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से F डैश का मान यहाँ पे निकल चुका है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आप ऑप्शन में ऑप्शन नंबर थर्ड देखेंगे, थर्ड में K1 अपन में K2 इंटू में F है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट दिखेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, हम रिप्लाई जरूर देंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। आप सभी को याद रखना है जूल प्रति कूलाम जो है वैद्युत विभव का मात्रक होता है। इसके अलावा वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने से कृत कार्य क्या होगा। तो आप सभी को इसे याद रखना है। अगर वेक्टर पी है वेक्टर ई है तो इसको हम इस क्रम में लिखते हैं और वेक्टर को हटा देते हैं पी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 90 डिग्री से घुमाने पर। ठीक ना, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पीई। ये याद रखिएगा इस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए हम कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में और लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय में और लघु उत्तरीय में इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में मैंने लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट विभव दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होगी उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए W से हम इसको डिनोट कर देते हैं, बराबर में हो जाता है हमारे पास V इंटू का Q। यहाँ पे V क्या है? V है विभव और Q क्या है? आवेश है। तो यहाँ पे W बराबर में कितने वोल्ट? 1 वोल्ट में, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है, तो इसमें जूल आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो हमारे पास मात्रक होता है, यूनिट होता है, जूल ही होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करते हैं, एक ईवी की बात करते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे एक फार्मूला भी निकल के आ जाता है, इसका मान याद रखिएगा। और ये इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट में आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, संधारित्र की धारिता को हम कैसे परिभाषित करेंगे? किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है क्या? तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है कि अगर 2 प्लेट हैं तो दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे? संधारित्र की धारिता कहेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर संधारित्र की धारिता C है तो बराबर हो जाएगा आवेश बटा में ये विभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वैद्युत विभव के बारे में। परिभाषा इस तरीके से लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अगर V है तो परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ये बात कहा जाता है वैद्युत विभव के द्वारा। ठीक है, तो इसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर V को वैद्युत विभव कहें तो बराबर में हो जाएगा W अपन में Q0। W मतलब कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। और इसके मात्रक की अगर बात करते हैं तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या इसे हम वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 2 मात्रक आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब हम अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो 4 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे आंसर मैंने लिखे हैं और बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे हैं, जिससे आपके पूरे पूरे नंबर भी मिल जाएंगे और किसी भी तरीके की गलती भी नहीं होगी और आपको याद करने में आसानी भी होगी। और पांचवा और छठा क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको मैं छोड़ दिया हूँ आप पर। आप अपने क्वेश्चन बैंक से इसे नोट करके इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं भी लिखिएगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपकी हैबिट बनेगी। तो इन 2 प्रश्नों को आप याद करिएगा, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके लिए 5 नंबर में ही आएगा ये, ठीक है। 5 नंबर 6 नंबर में ही ये प्रश्न आएंगे। तो देखिए हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव को अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। फिर से आपका एक छठा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है ना कि कुछ भी अगर आप याद नहीं करेंगे और इन दोनों को याद करेंगे तो इससे रिलेटेड जो है अन्य टॉपिक पर भी लिख देंगे तो आपको जो है पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस चैप्टर नंबर 2 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपको मैंने बता दिए हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने वही बताया। जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न को छोड़ना भी हमारी मूर्खता है। इसलिए मैं इस सारे प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो कई सालों से पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट प्लान मैंने ये किया है कि हर चैप्टर के जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं उनको एक वीडियो में प्रॉपर अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आऊँ, 40-50 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अति लघु उत्तरी का वीडियो अलग बनाऊँ, फिर से लघु उत्तरी का अलग, फिर दीर्घ उत्तरी का अलग, फिर न्यूमेरिकल की अलग। इस तरीके से मैं वीडियो को डिवाइड करके बनाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो जो है बहुत ही लाजवाब होने वाली है। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।